नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो नीट बायोलॉजी का एक बहुत ही कह सकते हैं फाउंडेशनल चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ, वंशागति का आणविक आधार। बिल्कुल। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ का ब्लूप्रिंट मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है, कैसे उसकी कॉपी बनती है और कैसे वो एक्सप्रेस होती है हमारे ट्रेट्स में। बिल्कुल। पिछले चैप्टर में हमने मेंडल के फैक्टर्स की बात की थी। हाँ पर वो फैक्टर्स असल में हैं क्या, ये मेंडल के टाइम में क्लियर नहीं था। हाँ, वो तो बाद में पता चला। काफी रिसर्च के बाद लगभग 100 साल लगे, ये साफ हुआ कि ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ही वो जेनेटिक मटेरियल है। अच्छा। डीएनए और आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये दो मेन न्यूक्लिक एसिड्स हैं लिविंग सिस्टम्स में। डीएनए तो हो गया जेनेटिक मटेरियल का काम करने वाला, स्टोरेज का काम। हाँ स्टोरेज का, जबकि आरएनए उसके मल्टीपल रोल्स हैं। यस। वो मैसेंजर भी है, अडेप्टर भी, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी है और हाँ कुछ केसेस में कैटालिटिक रोल भी निभाता है। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है इसका मिशन क्या है? सोर्स मटेरियल के आधार पर हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? हम डीएनए के स्ट्रक्चर और उसकी पैकेजिंग से शुरू करेंगे। ठीक है। फिर आरएनए के टाइप्स, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड क्या है, ट्रांसलेशन, फिर जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन, जैसे वो लैक ओपेरॉन का एग्जाम्पल है। हाँ हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और आखिर में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके, तो काफी कुछ कवर करना है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये डीएनए आखिर है क्या चीज? बेसिकली डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा पॉलीमर है, एक धागे जैसा समझ लीजिए। अच्छा। और इसकी लंबाई हर ऑर्गेनिज्म में अलग होती है। जैसे सोर्स बताता है, बैक्टीरियोफेज 5X174 जैसा छोटा वायरस, उसमें सिर्फ 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। सिर्फ? हाँ, कंपैरेटिवली। जबकि ह्यूमन हैप्लॉइड डीएनए में सोचिए 3.3 बिलियन बेस पेयर्स, यानी 3.3 × 10⁻⁹ बीपी। बाप रे, काफी लंबा है। हाँ, अब इसकी केमिकल स्ट्रक्चर को देखें तो एक न्यूक्लियोटाइड जो इसकी बेसिक यूनिट है, उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। 3 हिस्से? हाँ, एक नाइट्रोजनस बेस, एक पेंटोज शुगर, डीएनए में डीऑक्सी राइबोस और आरएनए में राइबोस शुगर, और तीसरा एक फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से? वो 2 तरह की हैं। प्यूरीन्स, इसमें आते हैं एडेनिन ए और ग्वानिन जी। ए और जी। और पायरिमिडीन्स, इसमें हैं साइटोसिन सी, थाइमीन टी और यूरासिल यू। अच्छा। इसमें साइटोसिन सी तो डीएनए और आरएनए दोनों में मिलता है, थाइमीन सिर्फ डीएनए में होता है। सिर्फ डीएनए में? हाँ, और आरएनए में थाइमीन की जगह यूरासिल यू होता है। ये पॉइंट याद रखना जरूरी है। ए की जगह यू? हाँ, आरएनए में। ठीक है। अब देखिए, जब नाइट्रोजनस बेस शुगर के पहले कार्बन से जुड़ता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। सिर्फ बेस और शुगर? हाँ, और जब इस न्यूक्लियोसाइड के 5वें कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है फॉस्फोएस्टर लिंकेज से, तो बनता है एक पूरा न्यूक्लियोटाइड। बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। हाँ, ठीक है। एग्जैक्टली। और ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक के बाद एक जुड़ते हैं 3' 5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से, और एक लंबी चेन बन जाती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अच्छा, ये लिंकेज इंपॉर्टेंट है, 3' 5' फॉस्फोडाइएस्टर। हाँ, ये डायरेक्शनैलिटी देता है चेन को। इस चेन का एक एंड 5' एंड कहलाता है, जहां फ्री फॉस्फेट होता है। और दूसरा एंड 3' एंड कहलाता है, जहां फ्री 3' OH ग्रुप होता है शुगर का। इस चेन का जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, वो शुगर और फॉस्फेट से बनती है। और बेसिस? नाइट्रोजनस बेसिस इस बैकबोन से अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करती हैं। ठीक है, तो डीएनए को सबसे पहले किसने पहचाना था? सोर्स के मुताबिक 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने, उन्होंने इसे न्यूक्लियस में देखा और न्यूक्लियन नाम दिया। न्यूक्लियन? हाँ, लेकिन इसका जो फेमस डबल हेलिक्स मॉडल है, वो तो 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया। हाँ, ये नाम तो सब जानते हैं। बिल्कुल। और उनका मॉडल बेस था मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन के एक्स-रे डिफ्रैक्शन डेटा पर। रोजलिंड फ्रैंकलिन का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें। एब्सोल्युटली। और साथ ही अरविंद चारगाफ की फाइंडिंग्स पर भी। चारगाफ ने बताया था कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ए हमेशा टी के बराबर होता है और जी हमेशा सी के बराबर। मतलब A = T और G = C रेशो कांस्टेंट होता है। हाँ, चारगाव्स रूल्स। अच्छा, तो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसकी मेन फीचर्स क्या हैं? यहीं पे असल बात है। हाँ, यहीं पर है।
पहली बात, ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना है, जैसे एक स्पाइरल स्टेयरकेस हो। घुमावदार सीढ़ी। हाँ, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, सीढ़ी की रेलिंग्स हो गई और बेसेस अंदर की तरफ, स्टेप्स की तरह। ठीक है। दूसरा फीचर, दोनों चेन्स एंटी पैरेलल हैं, मतलब उनकी पोलैरिटी उल्टी है। एक चेन अगर 5' से 3' डायरेक्शन में है तो दूसरी 3' से 5' में होगी। अच्छा, एंटी पैरेलल, ये जरूरी है समझना। बहुत जरूरी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट शायद, दोनों स्ट्रैंड्स के बेसेस के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। बेस पेयरिंग। ए किसके साथ? एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ पेयर करता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। A is equals to T 2 bonds, G ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है। हाँ, इसे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहते हैं। इसी वजह से हीलिक्स का डायमीटर लगभग यूनिफॉर्म रहता है, क्योंकि हमेशा एक प्यूरीन ए या जी के सामने एक पायरामिडीन टी या सी आता है। और इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता हो तो दूसरे का पता लगा सकते हैं। एग्जैक्टली, यही इसकी खूबसूरती है। चौथा फीचर, ये दोनों चेन्स राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड होती हैं। राइट हैंडेड। हाँ, दाहिनी तरफ घूमती हुई। हीलिक्स का एक पूरा टर्न, जिसे पिच कहते हैं, वो 3.4 नैनोमीटर NM लंबा होता है, और हर टर्न में करीब 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो 2 बेस पेयर्स के बीच की दूरी कितनी हुई? लगभग 0.34 NM, 3.4 NM 10 BP। ठीक है। और पांचवा फीचर, ये बेस पेयर्स एक के ऊपर एक स्टैक होते हैं, जैसे सिक्के रखते हैं। ये स्टैकिंग और हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलकर हीलिक्स को काफी स्टेबिलिटी देते हैं। इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। बिल्कुल, और इसी स्ट्रक्चर से जेनेटिक इम्प्लीकेशंस भी क्लियर हुए। वॉटसन और क्रिक ने खुद ही सजेस्ट किया था कि रेप्लिकेशन कैसे हो सकता है। कैसे? उन्होंने कहा कि अगर ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएं, तो हर एक स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम कर सकती है नई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने के लिए। अच्छा, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का आइडिया यहीं से आया? हाँ, यहीं से। और इसी फाउंडेशन पे फ्रांसिस क्रिक ने बाद में सेंट्रल डॉगमा दिया। सेंट्रल डॉगमा वो क्या है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो। डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है, ट्रांसलेशन। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये है सेंट्रल डॉगमा। हाँ, हालांकि कुछ वायरसेस में, जैसे रेट्रोवायरसेस, ये फ्लो रिवर्स भी हो सकता है। आरएनए से डीएनए बन सकता है, उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अच्छा, चलिए अब पैकेजिंग की बात करते हैं। आपने बताया ह्यूमन डीएनए करीब 2.2 मीटर लंबा होता है। हाँ, एक सिंगल सेल में। और न्यूक्लियस का साइज तो माइक्रोमीटर्स में है। तो इतना लंबा धागा इतने छोटे न्यूक्लियस में पैक कैसे होता है? ये तो कमाल है। है तो कमाल। प्रोकैरियोट्स में देखें, जैसे इकोलाई, उनमें तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता ही नहीं है। हाँ, उनमें न्यूक्लियोइड होता है। बिल्कुल। तो वहाँ डीएनए जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, वो कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स के साथ मिलकर एक रीजन में रहता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। बिखरा हुआ नहीं रहता। डीएनए बड़े बड़े लूप्स में ऑर्गेनाइज्ड रहता है। अच्छा। और यूकैरियोट्स में सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ खास पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन्स। हिस्टोन्स, हाँ सुना है। हिस्टोन्स में बेसिक अमीनो एसिड्स जैसे लाइसीन और आर्जिनिन ज्यादा होते हैं, जिनकी साइड चेन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए को अट्रैक्ट करते होंगे। एग्जैक्टली। 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स मिलकर एक यूनिट बनाते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। 8 मॉलिक्यूल्स का ग्रुप। हाँ, और नेगेटिवली चार्ज डीएनए इस पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ लिपट जाता है, रस्सी की तरह। अच्छा। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोसोम। सोर्स कहता है कि एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में करीब 200 बेस पेयर्स डीएनए लिपटा होता है। तो ये न्यूक्लियोसोम्स ही बिल्डिंग ब्लॉक्स हुए। हाँ, न्यूक्लियस मीन ये न्यूक्लियोसोम्स बार बार रिपीट होकर क्रोमैटिन बनाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा दिखता है, धागे पर मोती पिरोए हों जैसे। बीड्स ऑन स्ट्रिंग, अच्छा एनालॉजी है। फिर ये क्रोमैटिन और ज्यादा कॉइल होता है, कंडेंस होता है, क्रोमैटिन फाइबर्स बनते हैं, और सेल डिवीजन के टाइम मेटाफेज में ये और कंडेंस होकर बनाते हैं क्रोमोसोम्स, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो ये मल्टी लेवल पैकेजिंग है। हाँ, और इस हायर लेवल पैकेजिंग के लिए कुछ और प्रोटीन्स भी चाहिए होते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल NHC प्रोटीन्स। ठीक है, और क्रोमैटिन में भी फर्क होता है, यूक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन। बिल्कुल। न्यूक्लियस में क्रोमैटिन के कुछ हिस्से लूजली पैक्ड होते हैं, हल्का स्टेन लेते हैं, इन्हें यूक्रोमैटिन कहते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, मतलब यहां से जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, आरएनए बनता है।
और हेटेरोक्रोमैटिन? वो डेंसली पैक्ड होते हैं, डार्क स्टेन लेते हैं। ये जनरली इनएक्टिव होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता यहाँ से। अंडरस्टूड। तो ये हुई पैकेजिंग। हाँ। अब आते हैं उस सवाल पर कि ये साबित कैसे हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। हाँ। इसमें काफी टाइम लगा था, है ना? हाँ, काफी लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट्स हुए इसमें। हाँ। पहला इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ का, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट। क्रिप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया पर। हाँ, वही जो निमोनिया करता है। ग्रिफिथ ने देखा कि इसके 2 स्ट्रेन्स हैं। एक एस स्ट्रेन स्मूथ कॉलोनीज बनाता है, विरुलेंट है, मतलब बीमारी करता है, क्योंकि उसके ऊपर पॉलीसैकेराइड कोट होता है। एस फॉर स्मूथ एंड सिकनिंग। हाँ, कह सकते हैं। दूसरा है आर स्ट्रेन, रफ कॉलोनीज बनाता है, नॉन विरुलेंट है, कोट नहीं होता। आर फॉर रफ एंड राइट। हाँ, मतलब ठीक ठाक, बीमारी नहीं करने वाला। ठीक है। तो ग्रिफिथ ने क्या किया, माइस को एस स्ट्रेन दिया, माइस मर गए। आर स्ट्रेन दिया, माइस ठीक रहे। एक्सपेक्टेड। फिर उन्होंने एस स्ट्रेन को हीट किल किया, गर्मी से मार दिया, और माइस में इंजेक्ट किया, माइस नहीं मरे। ये भी एक्सपेक्टेड है, मरे हुए बैक्टीरिया क्या करेंगे? हाँ, लेकिन ट्विस्ट अब आया जब उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन और जिंदा आर स्ट्रेन, जो हार्मलेस था, का मिक्सचर इंजेक्ट किया, तो माइस मर गए। हैं? ये कैसे हुआ? आर स्ट्रेन तो हार्मलेस था और एस स्ट्रेन मरा हुआ था। एग्जैक्टली। और जब इन मरे हुए माइस से बैक्टीरिया निकाले गए तो उनमें जिंदा एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मिले। मतलब आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में बदल गया। ग्रिफिथ ने यही कहा कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया द्वारा ट्रांसफॉर्म हो गए। कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ, जिसने आर स्ट्रेन को कोट बनाने और विरिलेंट बनने लायक बना दिया। ये जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर था, पर यह प्रिंसिपल क्या था, डीएनए, प्रोटीन, आरएनए, ये नहीं पता चला। इंटरेस्टिंग। तो फिर ये पता कैसे चला? इसके बाद आए ऑसवर्ल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लॉड और मैकलिन मैकार्टी। उन्होंने करीब 10 साल 1933 से 44 लगाए ये पता करने में कि ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आखिर कौन सा बायोकेमिकल है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हीट किल्ड एस सेल से अलग अलग बायोकेमिकल्स, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स को प्यूरिफाई किया। फिर देखा कि इनमें से कौन सी चीज लाइव आर सेल्स को एस सेल्स में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट मिला कि सिर्फ एस बैक्टीरिया का डीएनए ही आर बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म करने में केपेबल था। सिर्फ डीएनए? हाँ। उन्होंने और कंफर्मेशन के लिए एंजाइम्स यूज किए। प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम प्रोटीएजेस डाले, आरएनए पचाने वाले आरएनएस डाले। ट्रांसफॉर्मेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस प्रोटीन या आरएनए नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्होंने डीएनए पचाने वाले एंजाइम डीएनएस डाला, ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। वाओ, तो इससे तो प्रूव हो गया कि डीएनए ही है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उन्होंने यही कंक्लूड किया कि डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। पर उस समय भी साइंटिफिक कम्युनिटी पूरी तरह से कन्विंस नहीं हुई। कुछ लोग मानते थे कि शायद डीएनए के साथ कोई प्रोटीन कंटैमिनेशन हो। अच्छा, तो फाइनल प्रूफ कब और कैसे मिला? अनइक्विवोकल प्रूफ? वो आया 1952 में अल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज का एक्सपेरिमेंट से। उन्होंने बैक्टीरियोफेजेस पर काम किया। वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। हाँ, बैक्टीरियोफेज क्या करता है, बैक्टीरिया से अटैच होता है, अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डालता है और फिर बैक्टीरियल मशीनरी को हाईजैक करके अपनी कॉपीज बनवाता है। ठीक है। हर्शी और चेज का सवाल था, वायरस से बैक्टीरिया में क्या जाता है, प्रोटीन कोड या अंदर का डीएनए? उन्होंने ये पता कैसे लगाया? उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया। बड़ा क्लेवर एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने 2 बैच बनाए फेजेस के। एक बैच को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32P वाले मीडियम में ग्रो किया। 32P? फॉस्फोरस तो डीएनए में होता है, प्रोटीन में नहीं। करेक्ट। तो इस बैच के फेजेस का डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया। दूसरे बैच को रेडियो एक्टिव सल्फर 35S वाले मीडियम में ग्रो किया। सल्फर प्रोटीन में होता है, कुछ अमाइनो एसिड्स में, डीएनए में नहीं। राइट। तो इस बैच के फेजेस का प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव हो गया। अब उनके पास 2 तरह के फेज थे, एक जिनका डीएनए लेबल्ड था, दूसरे जिनका प्रोटीन लेबल्ड था। अब क्या किया? उन्होंने इन लेबल्ड फेजेस से अलग अलग ई कॉलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया। फिर इन्फेक्शन के तुरंत बाद ब्लेंडर में डालकर वायरल कोट्स को बैक्टीरिया से अलग किया। एजिटेशन से? हाँ, हिला के अलग कर दिया। हाँ। फिर सेंट्रीफ्यूज किया, जिससे भारी बैक्टीरियल सेल्स नीचे बैठ गए, पेलेट, और हल्के वायरस पार्टिकल्स कोट्स ऊपर रह गए, सुपरनेटेंट। अब उन्होंने चेक किया कि रेडियो एक्टिविटी कहाँ है, पेलेट में, बैक्टीरिया के अंदर या सुपरनेटेंट में। रिजल्ट क्या था? सस्पेंस बढ़ रहा है। रिजल्ट एकदम क्लियर कट था। जिन बैक्टीरिया को 32P लेबल्ड फेज रेडियो एक्टिव डीएनए वाले से इन्फेक्ट किया था, उनमें रेडियो एक्टिविटी पेलेट में मिली,
यानी बैक्टीरिया के अंदर। मतलब डीएनए अंदर गया। बिल्कुल। और जिन बैक्टीरिया को 35S लेबल्ड फेज रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाले से इन्फेक्ट किया था, उनमें रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में मिली, पेलेट में बहुत कम। मतलब प्रोटीन कोड बाहर ही रह गया। हाँ, इससे कंक्लूसिवली प्रूव हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि वही वायरस से बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है। फैंटास्टिक एक्सपेरिमेंट। इसने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। मोस्टली यस। हालांकि बाद में पता चला कि कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे टीएमवी, एचआईवी। अच्छा, तो फिर ये सवाल उठता है कि डीएनए ही क्यों प्रिडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए क्यों नहीं? गुड क्वेश्चन। इसका जवाब डीएनए और आरएनए की प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर में है। जेनेटिक मटेरियल होने के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं। क्या क्राइटेरिया है? पहला, वो रेप्लिकेट कर सके, अपनी कॉपी बना सके। दूसरा, वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल हो। तीसरा, उसमें स्लो म्यूटेशन की गुंजाइश हो फॉर एवोल्यूशन। और चौथा, वो खुद को मेंडेलियन कैरेक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए इन क्राइटेरिया पर कैसे खरे उतरते हैं? रेप्लिकेशन तो दोनों कर सकते हैं, बेस पेयरिंग की वजह से। स्टेबिलिटी की बात करें तो डीएनए आरएनए से ज्यादा स्टेबल है। क्यों? दो मेन कारण हैं। एक तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, दूसरा आरएनए में शुगर राइबोज के 2 कार्बन पर एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप होता है, जो उसे ज्यादा रिएक्टिव और डिग्रेडेबल बनाता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है, एक ऑक्सीजन कम। अच्छा, वो OH ग्रुप उसे अनस्टेबल बनाता है। हाँ, और डीएनए में थाइमीन होता है यूरासिल की जगह, जो उसे और स्टेबिलिटी देता है। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में भी देखा था, हीट ने डीएनए को डिस्ट्रॉय नहीं किया था। आरएनए इतना स्टेबल नहीं है। आरएनए कैटालिटिक राइबोजाइम भी होता है, मतलब रिएक्टिव है। तो स्टेबिलिटी के मामले में डीएनए जीता। डीएनए जीता। म्यूटेशन दोनों में हो सकता है, पर आरएनए अनस्टेबल होने की वजह से फास्टर रेट से म्यूटेट करता है, जो आरएनए वायरसेस के फास्ट एवोल्यूशन में दिखता भी है। ओके। और एक्सप्रेशन के लिए आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस कोड कर सकता है। डीएनए को प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए पर डिपेंड करना पड़ता है। प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी आरएनए के अराउंड ही इवॉल्व हुई लगती हैं। तो स्वरूप क्या है? बेसिकली डीएनए अपनी स्टेबिलिटी की वजह से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ज्यादा सूटेबल है, जबकि आरएनए इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करने और एक्सप्रेस करने में बेहतर रोल निभा सकता है। तो एवोल्यूशन ने शायद डीएनए को स्टोरेज के लिए चुन लिया। मेक सेंस। अच्छा, इससे जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। हाँ, ये हाइपोथेसिस कहता है कि शायद लाइफ की शुरुआत में आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकता है और एंजाइम राइबोजाइम की तरह एक्ट भी कर सकता है। लाइफ के एसेंशियल प्रोसेसेस जैसे मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग आरएनए के अराउंड इवॉल्व हुए लगते हैं। तो डीएनए बाद में आया? शायद, हाँ। आरएनए की इंस्टेबिलिटी की वजह से एक ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल डीएनए इवॉल्व हुआ फॉर बेटर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। केमिकल मॉडिफिकेशंस, डीऑक्सीराइबोज, थाइमीन ने उसे स्टेबल बनाया। इंटरेस्टिंग थ्योरी। चलिए अब डीएनए के रेप्लिकेशन पर आते हैं। वॉटसन क्रिक ने सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिया था, उसे प्रूव किसने किया? उसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने 1958 में ई कोलाई पर। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ई कोलाई को पहले हेवी नाइट्रोजन आइसोटोप 15N वाले मीडियम में ग्रो किया, तो बैक्टीरिया का सारा डीएनए हेवी हो गया। 15N वाला डीएनए? हाँ। फिर उन्होंने इन बैक्टीरिया को नॉर्मल नाइट्रोजन 14N वाले मीडियम में ट्रांसफर कर दिया और अलग अलग टाइम इंटरवल्स पर डीएनए निकालकर उसकी डेंसिटी चेक की CSCL डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से। डेंसिटी से क्या पता चला? पहली जनरेशन 20 मिनट्स बाद में जो डीएनए मिला, उसकी डेंसिटी ना तो पूरी तरह हेवी 15N थी, ना लाइट 14N, बल्कि इंटरमीडिएट थी, हाइब्रिड 15N। मतलब एक स्ट्रैंड पुरानी 15N वाली, एक नई 14N वाली, सेमी कंजर्वेटिव। एग्जैक्टली। दूसरी जनरेशन 40 मिनट्स बाद आधा डीएनए हाइब्रिड 15N मिला और आधा लाइट 14N मिला। ये रिजल्ट्स सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को परफेक्टली सपोर्ट करते थे। कमाल का एक्सपेरिमेंट। अच्छा, रेप्लिकेशन के लिए कौन कौन से एंजाइम्स चाहिए? मेन एंजाइम कौन सा है? मेन एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए टेम्पलेट को पढ़कर नया डीएनए स्ट्रैंड बनाता है। डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीमराइज करता है। ये बहुत फास्ट और एक्यूरेट होता है ना? हाँ, ई कोलाई में करीब 2000 बेस पेयर्स पर सेकंड, और एक्यूरेसी भी हाई होनी चाहिए, वरना म्यूटेशन हो जाएगा। रेप्लिकेशन में एनर्जी कहाँ से आती है? वो आती हैं डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट से, डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी। ये सबस्ट्रेट का काम भी करते हैं और इनके फॉस्फेट बॉन्ड्स टूटने से एनर्जी भी मिलती है।
डुअल पर्पस। ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेज के अलावा? और भी एंजाइम्स चाहिए, जैसे हेलिकेज, जो डबल हेलिक्स को खोलता है, अनवाइंडिंग करता है, क्योंकि पूरा डीएनए एक साथ नहीं खुल सकता। रेप्लिकेशन एक वाई शेप स्ट्रक्चर पर होता है, जिसे रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। हाँ, और डीएनए पॉलीमरेज की एक लिमिटेशन भी है, डायरेक्शन को लेकर। बिल्कुल। डीएनए पॉलीमरेज नया स्ट्रैंड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बना सकता है, 5' से 3' डायरेक्शन में। तो इससे रेप्लिकेशन फॉर्क पर क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि एक टेम्पलेट स्ट्रैंड जो 3 to 5 होती है, पर तो सिंथेसिस कंटिन्यूसली हो जाती है, इसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और दूसरी स्ट्रैंड पर? दूसरी टेम्पलेट स्ट्रैंड जो 5' to 3 होती है, उस पे सिंथेसिस टुकड़ों में होती है, डिसकंटिन्यूअसली, क्योंकि पॉलीमरेज को बार बार पीछे जाकर 5 to 3 डायरेक्शन में बनाना पड़ता है। इसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। उन टुकड़ों को क्या कहते हैं? ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। और इन फ्रैगमेंट्स को बाद में एक दूसरा एंजाइम डीएनए लाइगेस जोड़ देता है, लाइक अ मॉलिक्यूलर ग्लू। अच्छा। लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअस, लैगिंग स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स जॉइंड बाय लाइगेस। ठीक है। रेप्लिकेशन शुरू कहाँ से होता है? रैंडमली कहीं से भी नहीं। डीएनए में स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, जिन्हें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑरी कहते हैं। यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। प्रोकैरियोट्स में शायद तन एक ऑरी होता है, यूकैरियोट्स में मल्टीपल ऑरी होते हैं। और ये प्रोसेस सेल साइकिल से लिंक्ड होता है। हाँ, यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल के एस फेज में होता है। रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। फेलियर से पॉलीप्लॉइडी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। गॉट इट। तो ये था रेप्लिकेशन। अब आते हैं सेंट्रल डॉगमा के अगले स्टेप पर, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनना। हाँ, ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए के एक सेगमेंट जीन की इंफॉर्मेशन को आरएनए में कॉपी करना। यहाँ भी बेस पेयरिंग का प्रिंसिपल लगता है, जीसी, सीजी, टीए। बस डीएनए के ए के सामने आरएनए में यू आता है, एयू। रेप्लिकेशन से ये कैसे अलग है? दो मेन डिफरेंसेस। पहला, रेप्लिकेशन में पूरा डीएनए कॉपी होता है, ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एक जीन या कुछ जीन्स का सेगमेंट। दूसरा, रेप्लिकेशन में डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स टेम्पलेट बनती हैं इनडायरेक्टली। ट्रांसक्रिप्शन में यूजुअली सिर्फ एक स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करती है। एक ही स्ट्रैंड क्यों? दोनों क्यों नहीं? अगर दोनों स्ट्रैंड्स ट्रांसक्राइब होंगी तो दो अलग अलग आरएनए बनेंगे, जो शायद अलग प्रोटीन कोड करें। कंफ्यूजन। दूसरा, अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बने तो वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे, जो ट्रांसलेशन को रोक देगा। प्रोसेस फ्यूटाइल हो जाएगा। ठीक है, तो डीएनए के जिस हिस्से का ट्रांसक्रिप्शन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक प्रोमोटर, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। दूसरा, द स्ट्रक्चरल जीन, जिसका सीक्वेंस आरएनए में कॉपी होता है। तीसरा, एक टर्मिनेटर, जहां ट्रांसक्रिप्शन एंड होता है। प्रमोटर और टर्मिनेटर सिग्नल की तरह हैं। बिल्कुल। प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बाइंडिंग की साइट है। ये डिसाइड करता है कि कौन सी स्ट्रैंड टेम्पलेट बनेगी और ट्रांसक्रिप्शन कहां से शुरू होगा। ये स्ट्रक्चरल जीन के 5' एंड अपस्ट्रीम पर होता है। टर्मिनेटर 3' एंड डाउनस्ट्रीम पर होता है और प्रोसेस खत्म होने का सिग्नल देता है। कौन से स्ट्रैंड टेम्पलेट बनती है? जिस डीएनए स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3' to 5' होती है, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड बनती है। आरएनए पॉलीमरेज इसे पढ़कर कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाता है, 5' to 3' डायरेक्शन में। दूसरी डीएनए स्ट्रैंड 5' to 3' पोलैरिटी वाली, जिसका सीक्वेंस बनने वाले आरएनए जैसा ही होता है, बस टी की जगह यू, उसे कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड रेफरेंस के लिए यूज होती है। अच्छा, अब ये जीन और सिस्ट्रॉन क्या है? और एक्सॉन्स और एंट्रॉन्स? ये यूकैरियोट्स में होते हैं। हाँ। जीन तो इनहेरिटेंस की फंक्शनल यूनिट है। सिस्ट्रॉन उस डीएनए सेगमेंट को कहते हैं जो एक पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है। प्रोकैरियोट्स में अक्सर पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन होते हैं, एक एमआरएनए से कई प्रोटीन्स। यूकैरियोट्स में मोस्टली मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं। और यूकैरियोट्स में जीन स्प्लिट होता है। हाँ। यूकैरियोटिक जीन्स में कोडिंग सीक्वेंसेस एक्सॉन्स के बीच में नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस इंट्रॉन्स होते हैं। एक्सॉन्स ही मैच्योर आरएनए में रहते हैं, इंट्रॉन्स हटा दिए जाते हैं। स्प्लाइसिंग से। हाँ, स्प्लाइसिंग प्रोसेस से इंट्रॉन्स रिमूव होते हैं। बैक्टीरिया में कितने तरह के आरएनए होते हैं? मेन 3 है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तीनों प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए। एमआरएनए टेम्पलेट देता है, टीआरएनए अमीनो एसिड्स लाता है, आरएनए राइबोसोम का पार्ट है और कैटालिटिक रोल भी निभाता है।
बैक्टीरिया में आरएनए पॉलीमरेज भी एक ही होता है। हाँ, एक ही डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज तीनों तरह के आरएनए बना लेता है। ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स वही हैं। इनिशिएशन सिग्मा फैक्टर मदद करता है, इलोंगेशन, टर्मिनेशन रो फैक्टर मदद कर सकता है। बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कपल्ड भी हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है तो आरएनए बनते बनते ही उस पर राइबोसोम लगकर ट्रांसलेशन शुरू कर देते हैं, कपल प्रोसेस। यूकैरियोट्स में क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं? दो मेन कॉम्प्लेक्सिटीज। पहला, न्यूक्लियस में कम से कम 3 डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं। पॉल 1 आरआरएनए बनाता है, पॉल 3 टीआरएनए और 5 एसआरएनए बनाता है, और पॉल 2 एमआरएनए का प्रिकर्सर एचएनआरएनए हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए बनाता है। पॉल 2 एचआरएनए बनाता है जिसमें इंट्रॉन्स होते हैं। एग्जैक्टली ये दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी है। पॉल 2 जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट एचएनआरएनए बनाता है वो नॉन फंक्शनल होता है। उसमें एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों होते हैं, तो इसकी प्रोसेसिंग जरूरी है। क्या प्रोसेसिंग होती है? 3 मेन चीजें। पहला, स्प्लाइसिंग, इंट्रॉन्स को रिमूव करना और एक्सॉन्स को ज्वाइन करना। दूसरा, कैपिंग, 5 प्राइम एंड पर मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप लगाना। तीसरा, टेलिंग, 3 प्राइम एंड पर पॉली ए टेल, बहुत सारे एडेनिन्स जोड़ना। इस प्रोसेसिंग के बाद फंक्शनल एमआरएनए बनता है। हाँ, ये फुली प्रोसेस्ड एमआरएनए फिर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाता है फॉर ट्रांसलेशन। ओके, ये स्प्लिट जीन्स और स्प्लाइसिंग, इनका एवोल्यूशन से क्या कनेक्शन बताया था? हाँ, माना जाता है कि स्प्लिट जीन्स शायद एंशिएंट फीचर हैं। इंट्रॉन्स का होना एंटीक्विटी की निशानी है, और स्प्लाइसिंग शायद आरएनए वर्ल्ड की तरफ इशारा करता है। इंटरेस्टिंग थॉट। चलिए अब आते हैं ट्रांसलेशन पर। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड टू प्रोटीन, ये कैसे होता है जबकि डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं है? यहीं पर रोल आता है जेनेटिक कोड का। ये बेसिकली रूल्स का सेट है जो बताता है कि एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स का कौन सा सीक्वेंस कौन से अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करेगा। ये कोड कैसा है? ट्रिपलेट? हाँ, जॉर्ज गैमो ने सजेस्ट किया था कि कोड ट्रिपलेट होना चाहिए, क्योंकि 4 बेसिस से 20 अमीनो एसिड्स को कोड करना है, तो 4 पावर 1 और 4 पावर 2 कॉम्बिनेशंस काफ़ी नहीं है। 4 पावर 3 = 64 कॉम्बिनेशंस बनते हैं जो पर्याप्त हैं। इन 64 कोडॉन्स का क्या मतलब है? इनमें से 61 कोडॉन्स 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं, और 3 कोडॉन्स यूए, यूएजी, यूजीए किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। ये ट्रांसलेशन रोकने का सिग्नल है, स्टॉप कोडॉन्स। अच्छा, और कोड के फीचर्स क्या हैं? नीट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ, पहला तो ट्रिपलेट है, दूसरा कोड डीजेनरेट है। डीजेनरेट मतलब एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं, एक्सेप्ट मेट, ट्रिप। तीसरा, कोड नॉन ओवरलैपिंग है, और एमआरएनए में प्रिंटीजस बिना कॉमा पंक्चुएशन के पढ़ा जाता है। ठीक है। चौथा, कोड नियरली यूनिवर्सल है, बैक्टीरिया से ह्यूमन तक सेम कोडॉन यूजुअली कोड्स फॉर द सेम अमीनो एसिड। कुछ माइनर एक्सेप्शंस हैं। और पांचवा, एयूजी कोडॉन के डुअल फंक्शन हैं। ये मिथायोनिन को कोड करता है, और साथ ही ये यूजुअली इनिशिएटर कोडॉन यानी स्टार्ट सिग्नल का काम करता है। तो फीचर्स हो गए ट्रिपलेट, डीजेनरेट, नॉन ओवरलैपिंग, कंटिग्यूअस, नियरली यूनिवर्सल, AUG as initiator met codon and 3 stop codons. परफेक्ट समरी। म्यूटेशंस का इस कोड से क्या रिलेशन है? म्यूटेशन मतलब डीएनए सीक्वेंस में चेंज। पॉइंट म्यूटेशन सिंगल बेस चेंज कोडॉन को बदल सकता है, जिससे गलत अमीनो एसिड आ सकता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया में होता है। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन? वो तब होता है जब 1 या 2 बेस इंसर्ट या डिलीट हो जाएं। इससे पॉइंट ऑफ चेंज के आगे पूरा रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो जाता है और बनने वाला प्रोटीन कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। लेकिन अगर 3 बेसेस या मल्टीपल ऑफ 3 इंसर्ट या डिलीट हों तो फ्रेम शिफ्ट नहीं होता, बस कुछ अमीनो एसिड्स ऐड या डिलीट होते हैं। ओके, अब ट्रांसलेशन में mRNA के कोड को पढ़ता कौन है और अमीनो एसिड लाता कौन है? क्रिक ने अडेप्टर मॉलिक्यूल की बात की थी। हाँ, वो अडेप्टर मॉलिक्यूल है, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए ही है जो एमआरएनए पर कोडॉन को पहचानता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड को लाता है। टीआरएनए में ऐसा क्या खास है? उसमें एक लूप होता है जिसे एंटीकोडॉन लूप कहते हैं। इस लूप में 3 बेसेस होते हैं जो एमआरएनए के कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। यही कोडॉन को पहचानते हैं। और अमीनो एसिड कहाँ जुड़ता है?
टीआरएनए के दूसरे एंड पर 3' पर अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है। वहीं पर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जुड़ता है। हर अमाइनो एसिड के लिए अपना स्पेसिफिक टीआरएनए होता है। अच्छा, तो टीआरएनए चार्ज्ड होकर आता है। हाँ, ट्रांसलेशन से पहले अमाइनो एसिड का अपने करेक्ट टीआरएनए से जुड़ना जरूरी है। इसे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमाइनो एसिलेशन ऑफ टीआरएनए कहते हैं। इसमें एटीपी की एनर्जी लगती है। ठीक है, अब ये सारा प्रोसेस होता कहाँ है? प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? प्रोटीन फैक्ट्री है राइबोसोम। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। इसकी 2 सब यूनिट्स होती हैं, स्मॉल और लार्ज। राइबोसोम का क्या रोल है? साइट्स प्रोवाइड करता है, ए साइट, बी साइट, ई साइट। और सबसे बड़ी बात, एमिनो एसिड्स के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनाने को कैटलाइज करता है। राइबोसोम कैटलिस्ट भी है? हाँ, बैक्टीरिया में 23S rRNA खुद एक एंजाइम की तरह काम करता है। राइबोजाइम कहते हैं इसे। वाओ! अब ट्रांसलेशन प्रोसेस के स्टेप्स क्या है? इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। करेक्ट। इनिशिएशन में स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट mRNA के स्टार्ट कोडोन AUG पर बाइंड करती है। इनिशिएटर tRNA कैरिंग मिथ्योनिन आता है। फिर लार्ज सब यूनिट जुड़ जाती है। इलोंगेशन में राइबोसोम mRNA पर कोडॉन बाय कोडॉन मूव करता है, 5 to 3 डायरेक्शन। हर कोडॉन के लिए करेक्ट चार्ज tRNA ए साइट पर आता है। पेप्टाइड बॉन्ड बनता है पी साइट वाले एमिनो एसिड और ए साइट वाले एमिनो एसिड के बीच। राइबोसोम आगे खिसकता है, पुराना tRNA ई साइट से एग्जिट कर जाता है और ए साइट फिर से खाली हो जाती है नए tRNA के लिए। ये साइकिल रिपीट होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन लंबी होती जाती है। और टर्मिनेशन? जब राइबोसोम किसी स्टॉप कोडॉन UAA, UAG, UGA पर पहुंचता है तो ए साइट पर कोई tRNA नहीं आता, बल्कि एक रिलीज फैक्टर बाइंड करता है। इससे ट्रांसलेशन टर्मिनेट हो जाता है और बनी हुई पॉलीपेप्टाइड चेन राइबोसोम से रिलीज हो जाती है। अंडरस्टूड। तो ये है प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन जीन्स हमेशा तो एक्सप्रेस नहीं होते होंगे। इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। बिल्कुल। सेल्स को डिसाइड करना होता है कि कब कौन सा प्रोटीन बनाना है और कितना बनाना है। ये रेगुलेशन कई लेवल्स पर हो सकता है। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर, आरएनए प्रोसेसिंग लेवल पर, एमआरएनए ट्रांसपोर्ट पर, ट्रांसलेशन लेवल पर। प्रोकैरियोट्स में रेगुलेशन कहाँ होता है मेनली? प्रोकैरियोट्स में कंट्रोल मेनली ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन लेवल पर होता है। मतलब ये कंट्रोल करना कि आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर पाएगा या नहीं। इसमें रेगुलेटरी प्रोटीन्स का रोल होता है, एक्टिवेटर्स, रिप्रेसर्स। हाँ, रिप्रेसर्स ट्रांसक्रिप्शन रोकते हैं, एक्टिवेटर्स उसे प्रमोट करते हैं। ये प्रोटीन्स डीएनए पर स्पेसिफिक साइट्स से बाइंड करते हैं, अक्सर प्रोमोटर के पास, जिन्हें ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेटर, ये लैक ऑपेरॉन में आता है। एग्जैक्टली। लैक ऑपेरॉन प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन का क्लासिक एग्जाम्पल है। इसे जैकब और मोनोड ने एलुसिडेट किया था। ऑपेरॉन क्या होता है? ऑपेरॉन बेसिकली जीन्स का एक सेट होता है जो एक साथ रेगुलेटेड होते हैं। इसमें स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जो एंजाइम बनाते हैं, प्रोमोटर होता है, ऑपरेटर होता है और एक रेगुलेटरी जीन होता है। लैक ऑपेरॉन लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए है। लैक ऑपेरॉन के पार्ट्स क्या हैं? इसमें एक रेगुलेटरी जीन है आई जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, एक प्रोमोटर है पी, एक ऑपरेटर है ओ और 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। जेड बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाता है, वाई परमिएज बनाता है और ए ट्रांस एसिटिलेज बनाता है। ये काम कैसे करता है? नॉर्मली ऑफ रहता है। हाँ, जब मीडियम में लैक्टोज नहीं होता तो आई जीन से बना रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर ओ रीजन से बाइंड कर जाता है। इससे आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पी से बाइंड नहीं कर पाता और ZYA जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। ऑपेरॉन इज स्विच्ड ऑफ। और जब लैक्टोज होता है? जब लैक्टोज या एलोलैक्टोज सेल में आता है तो वो इंड्यूसर का काम करता है। वो रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करके उसे इनएक्टिव कर देता है। अच्छा। इनएक्टिव रिप्रेसर अब ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर सकता। ऑपरेटर फ्री हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से बाइंड करता है और स्ट्रक्चरल जीन्स ZYA को ट्रांसक्राइब करता है। एमआरएनए बनता है, ट्रांसलेशन होता है, एंजाइम्स बनते हैं और सेल लैक्टोज को यूज कर पाती है। ऑपेरॉन इज स्विच्ड ऑन। तो लैक्टोज खुद ही अपने मेटाबॉलिज्म के जीन्स को ऑन करवाता है। हाँ, और क्योंकि रिप्रेसर ट्रांसक्रिप्शन रोकता है, इसे नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। जब लैक्टोज खत्म हो जाता है, रिप्रेसर फिर एक्टिव होकर ऑपरेटर से बाइंड कर लेता है और ऑपेरॉन वापस ऑफ हो जाता है। वेरी एफिशिएंट सिस्टम। इंडीड।
चलिए अब एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की बात करते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP। इसका गोल क्या था? HGP एक एम्बिशियस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था, 1990-2003। मेन गोल्स थे ह्यूमन डीएनए में सारे जीन्स आइडेंटिफाई करना, पूरे ह्यूमन जीनोम का 3 बिलियन बेस पेयर्स का सीक्वेंस पता करना, इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, एनालिसिस टूल्स डेवलप करना और रिलेटेड एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज ELSI को एड्रेस करना। इसे मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा गया? स्केल बहुत बड़ा था। 3 बिलियन बेस पेयर सीक्वेंस करने की कॉस्ट $9 बिलियन एस्टिमेट की गई थी। डेटा एनालिसिस के लिए हाई स्पीड कंप्यूटिंग और बायो इन्फॉर्मेटिक्स की जरूरत पड़ी। मेथड्स क्या यूज हुए? 2 मेन अप्रोचेस थीं। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, सिर्फ एक्सप्रेस जीन्स यानी RNA को सीक्वेंस करना, और सीक्वेंस एनोटेशन, पहले पूरे जीनोम को सीक्वेंस करना, फिर फंक्शंस असाइन करना। डीएनए को छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़कर वेक्टर्स BACs, YACs में क्लोन करके एम्पलीफाई किया गया। फिर ऑटोमेटेड सीक्वेंसर्स सैंगर मेथड से सीक्वेंस किया गया। कंप्यूटर प्रोग्राम से सीक्वेंसेस को असेंबल किया गया। फाइंडिंग्स क्या रही हैं HGP की, कुछ सेलिएंट फीचर्स? हाँ, कई इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स थी। ह्यूमन जीनोम में करीब 3.16 बिलियन बेस पेयर्स हैं। जीन्स का नंबर एस्टिमेटेड 20,000-25,000 निकला, जो पहले के अनुमान से काफी कम था। सिर्फ इतने? हाँ, और जीनोम का 2% से भी कम हिस्सा प्रोटीन्स के लिए कोड करता है। तो बाकी डीएनए क्या है? बड़ा हिस्सा रिपीटेड सीक्वेंसेस का है, डीएनए के स्ट्रेचेस जो बार बार रिपीट होते हैं। इनका डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन नहीं है, पर ये क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, एवोल्यूशन, रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहले इन्हें जंक डीएनए कहते थे, पर अब ऐसा नहीं मानते। और ह्यूमंस में वेरिएशन? पता चला कि 99.9% डीएनए सीक्वेंस सभी ह्यूमंस में सेम है। जो 0.1% डिफरेंस है, वो वेरिएशन लाता है। करीब 1.4 मिलियन लोकेशंस पर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स यानी SNPs आइडेंटिफाई किए गए हैं, सिंगल बेस डिफरेंसेस। ये डिजीज मैपिंग और ह्यूमन हिस्ट्री समझने में हेल्पफुल हैं। HGP का इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहा है। एब्सोल्युटली, इसने जीनोमिक्स एरा की शुरुआत की। इसी वेरिएशन से जुड़ा है हमारा लास्ट टॉपिक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक टेक्निक है जिससे 2 इंडिविजुअल्स के डीएनए सीक्वेंस के बीच डिफरेंसेस को कंपेयर किया जाता है, खासकर उन रीजन्स में जो हाईली वेरिएबल होते हैं। कौन से रीजन्स? ये वही रिपीटेटिव डीएनए वाले रीजन्स हैं जिनका HGP में जिक्र हुआ था। इनमें डीएनए का एक छोटा सीक्वेंस कई बार रिपीट होता है। इनको सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। सैटेलाइट डीएनए? हाँ, क्योंकि ये सेंट्रिफिकेशन में मेन डीएनए से अलग सैटेलाइट बैंड्स बनाते हैं। इनमें से एक टाइप है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, VNTR। VNTR? हाँ, इसमें कोर सीक्वेंस टैंडमली एक के बाद एक रिपीट होता है, और रिपीट्स का नंबर क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम भी वेरी करता है। ये हाईली पॉलीमॉर्फिक होते हैं। यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस है। ये पैटर्न हमें पेरेंट्स से इनहेरिट होता है। टेक्निक कैसे काम करती है? एलेक जेफरीज ने डेवलप की थी। हाँ, बेसिकली स्टेप्स हैं: डीएनए आइसोलेशन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए डाइजेशन, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस से फ्रैगमेंट सेपरेशन, सदन ब्लॉटिंग से मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर, लेबल्ड VNTR प्रोब से हाइब्रिडाइजेशन, और ऑटो रेडियोग्राफी से यूनिक बैंड पैटर्न देखना। ये पैटर्न हर इंडिविजुअल का यूनिक होता है? हाँ, एक्सेप्ट फॉर आइडेंटिकल ट्विन्स। आजकल PCR यूज करके सेंसिटिविटी बहुत बढ़ गई है, बहुत स्मॉल सैंपल से भी हो जाता है। एप्लीकेशंस क्या है इसके? फोरेंसिक साइंस में क्राइम इन्वेस्टिगेशन, पैटर्निटी टेस्टिंग, पॉपुलेशन जेनेटिक स्टडीज, बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट, काफी वाइड एप्लीकेशंस हैं। एक क्विक रिकैप हो जाए। जरूर। हमने देखा जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो, सेंट्रल डॉगमा, डीएनए से RNA ट्रांसक्रिप्शन और RNA से प्रोटीन ट्रांसलेशन, डीएनए का डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर, वॉटसन क्रिक, बेस पेयरिंग ATGC, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स, हाँ, और सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, मेसेल्सन स्टाल प्रूफ, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, RNA प्रोसेसिंग इन यूकैरियोट्स, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, जेनेटिक कोड के फीचर्स, ट्रिपलेट, डीजेनरेट, यूनिवर्सल एटसेट्रा, और ट्रांसलेशन प्रोसेस में tRNA और राइबोसोम का रोल। जीन रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट समझा, लैक ऑपेरेंट के एग्जाम्पल से नेगेटिव रेगुलेशन, और नेट के लिए इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स, ग्रिफिथ, एवरी एट अल, हर्शी चेज, और आखिर में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सिग्निफिकेंस। बिल्कुल, इसमें एक बात जो सोचने वाली है वो HGP से निकली नॉन कोडिंग डीएनए की इंपॉर्टेंस।
जिसे पहले जंग समझा जाता था, अब पता चल रहा है कि रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, एसएनपीज वगैरह रेगुलेशन और इवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। हाँ हाँ, ये बात तो है। तो सवाल ये उठता है कि हमारे जीनोम का वो वास्ट नॉन कोडिंग पार्ट, उसके और कौन से हिडन फंक्शंस हो सकते हैं जिन्हें हम अभी जानते ही नहीं। ये फ्यूचर रिसर्च के लिए एक बहुत एक्साइटिंग एरिया है। बिल्कुल। एक प्रोवोकेटिव थॉट लिसनर्स के लिए बहुत धन्यवाद इस डिटेल्ड डिस्कशन के लिए। माय प्लेजर।